प्रिय मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक नालंदा बिहार पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि नालंदा महाविहार क्या है। तो सबसे पहली चीज आप याद रखिएगा कि नालंदा बिहार की या महाविहार की स्थिति क्या है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि आपको बताया जा रहा है कि नालंदा जो बिहार है ये बिहार में स्थित है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बिहार स्टेट है या बिहार हमारा जो प्रांत है उसका नाम बिहार क्यों रखा गया, तो आप याद रखिएगा क्योंकि यहीं पर बौद्ध बिहार मैक्सिमम है। मैक्सिमम जो बिहार थे वो कहाँ पर लोकेट कर रहे थे, तो आप बताएंगे कि बिहार स्टेट में थे। अब ये जो बिहार है ये होता क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ये देखिए निवास भी है और शिक्षालय भी है। बौद्ध धर्म का ये निवास भी है और शिक्षा का केंद्र भी है ये, ठीक है। अब ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप कहोगे कि सर ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। आप कह सकते हो कि दक्षिण बिहार के अंदर है ये। और अगर ये प्रसिद्ध क्यों रहा, तो आप कहेंगे कि सर यहीं पर ही प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमने लिख भी रखा है और इसका जो क्षेत्रफल है यह कुल 12 हेक्टेयर में था। इसका निर्माता किसे माना जाता है, तो आप कहोगे कि सर कुमारगुप्त को इसका निर्माता माना जाता है और इसकी स्थापना जो है ये 5वीं शताब्दी ईस्वी में होती है, ठीक है ना। मतलब अगर आप कुमारगुप्त के समय को देखें तो 415 में इनका टाइम शुरू हो रहा है और ये 40 साल तक रहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि 455 ईस्वी तो में ये इनका शासनकाल है। तो आप एक चीज देखो कि जो कुमारगुप्त प्रथम है इनका जो शासनकाल आ रहा है ये 415 से 455 ईस्वी आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर 5 सेंचुरी एडी कहा गया। और इसका पतन कब हुआ था, तो आप कहोगे 13वीं शताब्दी में हुआ था, लगभग 1203 या 4 या 5 में आप मान सकते हो, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताई जा सकती। और जो ये रूइंड है, मतलब जो अवशेष हैं, ठीक है, इस अवशेषों को किसने अध्ययन किया है, तो आप कहेंगे कि सर इसके जो उत्खनन करता है वह डेविड बी स्पूनर तथा हीरानंद शास्त्री और अमलानंद घोष है। और वर्तमान में इसका स्वामित्व किसके पास है, तो भारत सरकार के पास है। लेकिन इसका जो प्रबंध करता है वो कौन करता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। और इसका व्यापक विवरण किसने दिया है, चीनी यात्री वेनसोंग ने दिया है, ठीक है। और इसके संरक्षक कौन थे, तो आप कहोगे कि देखिए संरक्षक तो बहुत थे लेकिन प्रसिद्ध संरक्षक केवल 3 थे, बुद्धगुप्त थे, हर्षवर्धन थे और देवपाल थे। तो यहाँ हमने ये लिख रखा है कि बुद्धगुप्त ने यहाँ पर 80 फीट तांबे की बुद्ध मूर्ति का निर्माण कराया था, ठीक है। कितना, 80 फीट। सम्राट हर्षवर्धन ने इस विद्यालय के भरण पोषण के लिए 100 गांव के राजस्व को दान में दे दिया था, ठीक है। देवपाल के काल में जावा के शैलेंद्र वंश के शासक बालपुत्र देव ने 5 गांवों के राजस्व को दान में दिया था, ठीक है। अब अगर हम देखना चाहें तो ये है नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो इसका रूइंड है, मतलब ये अवशेष जो कि आप देख रहे हैं वो आपके सामने ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और जानना होगा कि विश्वविद्यालय की विशेषता क्या है। तो आप कहोगे कि सर देखिए विश्वविद्यालय की विशेषता ये है कि इसकी जो निर्माण शैली है, तो इसका जो निर्माण शैली है वो किस शैली में है, तो आप ये देखिए, ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कुषाण स्थापत्य कला शैली में यह निर्मित है, ठीक है। और ये जो नालंदा है, ये नालंदा किसी का जन्म स्थल है, तो आप कहोगे यस सर, यह बुद्ध के 2 शिष्य हैं, एक है सारिपुत्र और दूसरे हैं मोदगलायन, ठीक है। तो इन्हीं की यह जन्म स्थली है ये, ठीक है। आप ये चीज देखिए और ये भी आप जान लीजिएगा कि बुद्ध ने
अपने जीवन की सबसे ज्यादा वर्षावास तो श्रावस्ती में गुजारा था, लेकिन बुद्ध का सबसे लंबा लेक्चर जो है इसी स्थान पर हुआ था। चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार इस विश्वविद्यालय में 7 बड़े व्याख्यान कक्ष थे, मतलब 7 बिग लेक्चर थिएटर थे, और ये 300 जो है ये स्मॉल लेक्चर थिएटर्स थे। इस विश्वविद्यालय में 3 मंजिला एक पुस्तकालय था जिसका नाम धम्म यज्ञ था। ठीक है, इसके लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें थी, तो आप कहोगे कि सर 90,000 किताबें इसमें थी, और यही कारण है कि अग्निकांड के 6 माह बाद तक भी यह जलता रहा। 673 ईस्वी में भारत भूमि का दौरा करने वाले इत्सिंग ने, ठीक है, शिक्षा प्राप्त किया था। इत्सिंग कब आए थे यहाँ पर? 673 से और 693 तक वो इत्सिंग यहाँ रहे हैं। तिब्बत के सम्राट, देखिए इसको आप अपने माइंड पे याद रखिएगा, ठीक है, सांग या गंपू ने नालंदा के आचार्य मतलब शिक्षक हैं देवबुद्ध से शिक्षा प्राप्त किया था। ठीक है, नालंदा के शिक्षक, ये जरूर याद रखिएगा, आचार्य शांत रचित। ठीक है, तो आचार्य शांत रचित ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, फिर आप देखिए आचार्य पद्म संभव ने तिब्बत में लामा धर्मपंथ की स्थापना किया था। ठीक है, क्लियर? लामा धर्मपंथ की स्थापना किसने किया है? तो आप कहोगे देखो ये लिखा हुआ है ना, आचार्य पद्म संभव। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 7वां कह रहा है, 7वां जो पॉइंट दिखा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे कि महायान जो बौद्ध धर्म है इसका ऑक्सफोर्ड किसे कहा जा रहा है, तो आप याद रखना नालंदा विश्वविद्यालय को। और कह रहा है कि यह विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। आवासीय का मतलब रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। और इसका पतन कैसे हुआ था, तो आप कहोगे कि सर इसका पतन जो है बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर नष्ट किया था। विक्रमशिला को भी इन्होंने नष्ट किया था और नालंदा को भी नष्ट किया था, ऐसा माना जाता है। अब एक चीज याद रखिएगा कि जो बख्तियार खिलजी हैं ये कौन है, तो आप याद रखिएगा बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक के सिपहसालार थे। ठीक है, तो आज बच्चों हमने ये पॉइंट आपके बीच में जरूर लाया, और ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे, और हमने इसीलिए इसको पॉइंट में दे दिया है ताकि आप इसको आसानी के साथ तैयार कर जाएं। और इस पर जो क्वेश्चंस बनाए जाएंगे वो क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना करके ये दिए जाएंगे और इसकी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। थैंक यू। थोड़ा सा मुझसे जो बीच बीच में गैप हो जा रहा है उसका रीजन ये है कि समय की व्यस्तता ज्यादा होने के नाते ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि अब हमारी जो आपके 20 क्लासेस जाएंगी वो निरंतरता उसमें बनी रहे। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही। थैंक यू। आप सभी के सोडियम कल की मेरी तरफ से शुभकामनाएं।